मॉर्निंग लाहौर, कैसे आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक। मैं हूं मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपनी जिंदगी बड़े ही अच्छे तरीके से गुजारे होंगे। आज आपको पता है कि जुम्मातुल मुबारक है, बरकतों और रहमतों वाले दिन में कोशिश किया करें कि जिस कदर हो सके खुदा की खुशनुदी हासिल कर सके और जुम्मा भी जरूर पढ़िएगा। आज के दिन का आगाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत हदीस से शुरू कर लेते हैं। तो एक दफा किसी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेकी और गुनाह के बारे में सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नेकी अखलाक और किरदार की अच्छाई का नाम है और गुनाह वो है जो तेरे दिल में खलिश पैदा करे और तू इस बात को नापसंद करे कि लोग इससे आगाह हों। यानी हुस्ने अखलाक से पेश आना भी एक नेकी समझा जाता है। आजकल हमें पता है कि परेशानियों का दौर चल रहा है और हम सब किसी ना किसी परेशानी में उलझे हुए होते हैं, किसी ना किसी ऐसी चीज से सफर कर रहे होते हैं जिसकी हमें टेंशन होती है, तो जिसकी वजह से हमारे रवैयों में भी तलखी आ जाती है। कोशिश किया करें कि दूसरों के साथ हुस्ने अखलाक से पेश आए, मुस्कुराहटें बखेरे अपने इर्द गिर्द, फिर देखिएगा कि जिंदगी में किस कदर सुकून आ जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि रंग ना होते तो दुनिया कितनी फीकी और बेरंग होती? बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की तरह ये रंग ही हैं जिनकी बदौलत हमारे आसपास ये बहारें हैं। जनाब, इन रंगों का हमारी सोच, हमारी सलाहियतों, तवानाई और शख्सियत पर इतना असर है जिसका शायद हमें अंदाजा भी नहीं है। इसलिए माहिरीन कहते हैं कि सेहतमंद रहना है तो अपनी शख्सियत के हम आहंग रंगों का इंतखाब करें। इसी हवाले से आर्ट थेरेपी भी मकबूल होती जा रही है, जिससे हमारे नफ्सियाती मसाइल का इलाज भी किया जाता है। तो आज आपको हम बताएंगे कि रंगों की अहमियत क्या है और इनका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। इस हवाले से हमारे साथ आज मौजूद हैं आर्टिस्ट हैं और उनसे मैं आपका तारुफ करवाती जाती हूँ। डॉक्टर नाइला आमिर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं कॉलेज बाय आर्ट एंड डिजाइन और पीयू की। डॉक्टर नाइला, आपको मैं खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया मुनीबा, थैंक यू सो मच, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह। डॉक्टर नाइला, आप एक आर्टिस्ट हैं और आपको पता है कि आपसे ज्यादा किसी को नहीं पता होगा कि रंग कितनी अहमियत रखते हैं एक इंसान की जिंदगी में। तो क्या कहेंगी, कितनी अहमियत रखते हैं, हमें बताइए और हमारे देखने वालों को भी बताइए कि एक इंसान की जिंदगी में। बहुत ज्यादा रंगों का जितना रोल हमारी जिंदगी में, हमारी साइकी पे, हमारी मूड्स पे और हमारे इमोशंस पे है। हाँ। ये एक सिर्फ कहीं सुनी बात नहीं है, इट हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन दैट कुछ रंगों को देख के आपके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। रेड को देख के एड्रेनलिन सर्ज होती है, देयर इज एक्साइटमेंट इन इट। ऑरेंज को देख के भूख लगती है, अच्छा, कंफर्ट का एहसास होता है। इसीलिए आप नोट कीजिएगा कि होटल्स में ज्यादातर डाइनिंग एरिया में ऑरेंज रखा जाता है, आपकी भूख चमकाते हैं। इसी तरह ब्लू इज कंड्यूसिव टू लर्निंग, एक सर्टन ब्लू आप देखिए, बच्चों की यूनिफॉर्म्स अक्सर ब्लू में होते हैं। ब्लू इंक इज कंड्यूसिव टू लर्निंग। इसी तरह लाइट ब्लू इज काम, ग्रीन इज नेचर्स कलर, वो भी काम इफेक्ट देता है आपको। येलो वार्मथ देता है इफेक्ट आपको। इसी तरह हर रंग का अपनी एक आइडेंटिटी और एक पर्सनैलिटी होती है। तो क्या हमारे मूड पे भी बहुत डिपेंड करता है, हमारी एनर्जी एनहांस होती है कलर्स को देखकर? ओह यस, ओह यस। हाँ, इफ यू आर फीलिंग लो आई वुड एडवाइज यू टू वेयर ब्राइटर कलर्स। अच्छा। हाँ, आप रेड्स वार्म कलर्स में लाएं। आपको पता ना कलर्स के दो सेट्स हैं, वार्म है या कूल है। बिल्कुल ऐसे। तो अगर आप लो फील कर रहे हैं तो अवॉइड कूल कलर्स, क्योंकि कूल कलर्स आपके टेम्परामेंट को और मध्यम करेंगे। उसमें ठहराव है, उसमें डिपेंडेबिलिटी जरूर है, मगर जब आपको एनहांस करना है अपने मूड को तो देन वेयर समथिंग ब्राइट। अच्छा, डॉक्टर नाइला कहते हैं कि अगर आपने कलर्स आपकी शख्सियत के आकाश भी होते हैं, ऐसा है? देखिए, कोई भी चीज हम चूज करते हैं, चाहे वो कुछ भी हम खरीदते हैं, तो जाहिर है हमारी पर्सनालिटी उसके अंदर, क्योंकि हम चॉइस पे कर रहे हैं, कोई यूनिफॉर्म तो है नहीं। तो मैं चूंकि एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग करती हूँ, नेचर के करीब बहुत रहती हूँ, तो कलर्स आपसे बात करते हैं। तो जो कलर्स आपको अपील करेंगे आप वही सिलेक्ट करेंगे। तो मैं जो स्पॉट देखती हूँ अपील करता है, मैं उसको पेंट करती हूँ अकॉर्डिंगली जो मूड है। तो इसी तरह हम जब या जो भी लोग खरीदने जाते हैं चीजें, they will buy something that is actually talking to them inside. So they will choose something that is representative of their personality. आपकी बात वही कि वो हमारी अक्कासी करते हैं। बिल्कुल। तो क्या आप पेंटिंग करती हैं? आपने बताया, हम देख भी रहे हैं स्क्रीन पर आपकी पेंटिंग्स। क्या पेंटिंग में आप क्या अपने आप को या
वेलकम बैक जनाब, खुशामदीद टू जागो लाहौर। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक ही होंगे जनाब। सुबह का वक्त है और आपको पता है कि मार्केट में ताज़ा फल सब्जियां और आपको पता है गोश्त स्टॉल्स की जीनत बन चुके होते हैं और जितनी भी रोजमर्रा की अशिया होती हैं वो बिकना शुरू हो जाती हैं। आज मार्केट में और यूटिलिटी स्टोर्स पर क्या रेट चलने वाले हैं, ज़रूरियाते अशिया जो हैं जो रोजमर्रा की हैं उनके क्या रेट्स हैं, कम हुए हैं या नहीं हुए हैं, खास तौर पर यूटिलिटी स्टोर्स पर क्या सूरत हाल है महंगाई की, ये जानेंगे हम अब्दुल कादिर मदनी से जो एक यूटिलिटी स्टोर पर ही मौजूद हैं। अब्दुल कादिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहां पर महंगाई की? आज यूटिलिटी स्टोर पर भी जो है वो अब अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। मुख्तलिफ कंपनियों और ब्रांड्स की मसनूआत जो है उनकी कीमतों में इजाफा जो है वो कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ भी सुर्ख मिर्च, दूध, अचार, साबुन, शैम्पू और मसाला जात की कीमतों में इजाफा किया गया। 100 ग्राम की सुर्ख मिर्च का जो पैक है उसकी कीमत में 50 रुपए का इजाफा किया गया और 198 रुपए नई कीमत जो है वो मुकर्रर की गई है। इसी तरह डब्बा पैक दूध जो है उसकी कीमत में भी इजाफा किया गया। 1 लीटर 5 रुपए मजीद बढ़ाकर 157 रुपए कर दिए गए। 152 रुपए पुरानी की कीमत थी, अब 5 रुपए इजाफे के बाद 157 मुकर्रर की गई। अचार का पैक जो है उसकी कीमत में 60 रुपए का इजाफा किया गया। 260 से कीमत बढ़ाकर 320 रुपए कर दी गई है। इसी तरह मुख्तलिफ शैम्पूज जो हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा किया गया। 10 रुपए तक का ये इजाफा है। 228 से कीमत बढ़ाकर 238 कर दी गई है। साबुन जो है उनकी कीमतों में भी इजाफा किया गया। छोटा साबुन 2 रुपए कीमत बढ़ाकर 66 रुपए कर दी गई है, जबकि बड़ा साबुन जो है उसकी कीमत में 10 रुपए का इजाफा किया गया। 104 रुपए में मिलने वाला साबुन अब शहरियों को 114 रुपए में मिलेगा। इसी तरह मुख्तलिफ बिरयानी मसाला, कौरमा मसाला और कढ़ाई मसाला जो है उनकी कीमतों में भी इजाफा किया गया और ये इजाफा 40 रुपए तक का किया गया। 220 रुपए में मिलने वाला मसाला पैक जो है अब शहरियों को 260 रुपए में फरोख किया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर की ये सूरत हाल है कि चंद हफ्ते पहले जो है घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा किया गया था, अब जो है वो साबुन, शैम्पू और दीगर मिर्च मसालों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया और मुख्तलिफ कंपनियों और ब्रांड्स की ये मसाला जात हैं जिनकी कीमतों में इजाफा किया गया। ओपन मार्केट की बात की जाए तो ओपन मार्केट में आज जो सरकारी नरखनामे जारी किए गए उनमें सब्जियों की कीमतों में जो इजाफा किया गया, 7 सब्जियां आज महंगी की गई हैं। नींबू 3 रुपए महंगा किया गया, 73 रुपए नई कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन 73 के बरक्स नींबू जो है वो 100 रुपए तक फरोख किया जा रहा है। करेले की कीमत में आज भी इजाफा किया गया। गुज़िश्ता रोज भी इजाफा हुआ था, आज 5 रुपए का इजाफा करके 140 रुपए कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन 140 के बरक्स करेले जो हैं वो शहरियों को 200 से 220 रुपए तक फरोख किए जा रहे हैं। शलजम की कीमत में 3 रुपए का इजाफा किया गया, 22 रुपए कीमत मुकर्रर कर दी गई है, लेकिन 22 के बरक्स पर मौजूद है। वहां पर बताइएगा चीनी और आटे की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आटे की सूरत हाल की बात की जाए तो आटा जो है वो ओपन मार्केट से 60 रुपए जो है वो सस्ता दिया जा रहा है। 60 रुपए की सब्सिडी जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर दी जा रही है, जिसकी वजह से आटे की खपत बढ़ चुकी है। सप्लाई जो है वो कम है, सार्फिन जो है ज्यादा। यही वजह है कि शहर के मुतअद्दिद यूटिलिटी स्टोर पर आटे की किल्लत की शिकायत जो है वो बढ़ चुकी हैं। चीनी ताहम जो है वो यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर पर वाफर मिल रही है, लेकिन ये जो यूटिलिटी स्टोर पर चीनी मिल रही है ये दरामदी चीनी है, जिसे बारीक चीनी भी कहा जाता है। 68 रुपए किलो इसकी कीमत जनाब अब्दुल कादिर मदनी में बता रहे थे यूटिलिटी स्टोर्स का हाल कि वहां पर अशिया ज़रूरिया जो हैं कुछ महंगी कर दी गई हैं, कुछ अभी भी उन्हीं कीमतों पर बिक रही हैं। रिलीफ मिल रहा है लेकिन बराए नाम मिल रहा है लोगों को। अब हमने बढ़ना है और बात करनी है लाहौर शहर के मौसम के हवाले से और फजाई जो आलूदगी है उसके हवाले से। आपको पता है कि गर्मियों में जो मौसम है वो शदीद गर्म हो जाता है और सर्दियों में शदीद सर्दी पड़ने लग जाती है। एक और अहम मसला जिसका लाहौरियों को हर साल सामना करना पड़ता है वो है स्मॉग का रोग। हर साल स्मॉग शहर को अपनी लपेट में ले लेती है और हस्बे मामूल हर साल इंतजामिया की जानिब से फजाई आलूदगी पर काबू पाने के हवाले से इकदामात के बुलंदोबांग दावे किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही स्मॉग खत्म होती है ये इकदामात भी वहीं खत्म हो जाते हैं। इस साल भी ऐसा ही देखने में आया कि स्मॉग के खात्मे और वज़ीर आज़म के बिलियन ट्री मंसूबे के तहत बड़े पैमाने पर शजरकारी करने का फैसला किया गया था, लेकिन लाहौर में शजरकारी के फरोग के लिए PHA और LDA के अहदाफ मुकम्मल ना हुए। PHA प्लान के तहत 2 सालों में 20 लाख नए पौधे दरख्त लगाए जाने थे, जिनमें से सिर्फ 2 सालों में 3,85,000 पौधे ही लगाए गए हैं। और ये भी आपको बताती चलूं कि 2 साल में 52 मकामात पर मेवाकी जंगल की तनसीब भी की जानी थी, जिनमें से सिर्फ 7 ही जंगल लगाए जा सके। ये अहदाफ मुकम्मल क्यों नहीं हो सके? हम सिर्फ
मसाइल को वक्ती हल क्यों ढूंढते हैं? इन सब में मामलात पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन PHA यासिर गिलानी साहब मौजूद हैं। सर, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू वेरी मच। सर, आप पता है, हम सबको पता है कि जो ये फजाई आलूदगी है ये सबसे बड़ा मसला इस वक्त है हमारा, और इसका सिर्फ हल जो है वो शजरकारी ही है। लेकिन हमने रिपोर्ट्स में देखा है कि जो पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर है वो 81 अहदाफ जो है वो अपने मुकम्मल करने में नाकाम रही है। ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, ऐसा मैं आपको बताऊं, जो आपने रिपोर्ट पेश की है शायद ये थोड़ी सी कोई ठीक रिपोर्ट नहीं है। मैं आपको एक्चुअल फिगर्स देता हूं। आपकी रिपोर्ट 2 हिस्सों में है, दूसरा हिस्सा ठीक है, पहला हिस्सा ठीक नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना चाहूंगा ताकि समझ आ जाए क्या है। देखिए, जो पाकिस्तान का जो सेंसस हुआ था 1997 में, मरदमशुमारी जो हुई, उस वक्त हमारे लाहौर शहर की आबादी कोई 51 लाख के करीब थी। और जो दूसरा सेंसस हुआ 10 साल बाद होना होता है, लेकिन ये नहीं हो सका। और फिर 20 साल बाद जब हुआ 2017 में कह लें, तो ये आबादी पॉपुलेशन जो सेंसस के अकॉर्डिंग आ गई 1 करोड़ 12 लाख के करीब। तो ये डबल से ज्यादा हो गई, 53% इंक्रीज आया इसमें, जो है वो डबल से ज्यादा हो गई है तकरीबन पिछले 20 सालों के अंदर अंदर। इसी तरह से जो पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो जो हाउसिंग नीड्स आपकी होती है, घर होते हैं, रोड्स होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी शहर का ऑलमोस्ट डबल हो गया। exactly. अच्छा, जब ये डबल हुआ है तो अनफॉर्चुनेटली ग्रीन कवर था आपके इर्द गिर्द, वो सारा खत्म हो गया, दरख्त आपके कट गए। और गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए कि इसको मिटिगेट करे, इसको प्लान इस तरह से करे कि साथ साथ हमने ये एनवायरनमेंट को मेंटेन करना, बैलेंस रखना। यानी आपकी जिन लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, आबादी डबल हो गई, और जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले यूनिट से जो आपके दरख्त थे वो कम होते चले गए। मैं आपको एक फिगर देता हूं जो हमारे पास ऑफिशियल फिगर है। 2013 से लेके 2018 तक लास्ट जो टेन्योर था उसमें PHA के पास रिकॉर्ड में है कि 1,26,000 दरख्त लगे। 5 सालों में 1,26,000 दरख्त लगे। अच्छा, हम जब आए तो हमें ऐसा कोई ये नहीं कि 20 लाख का टारगेट, ऐसा नहीं था। हमें वैसे ये था कि हर साल में 2 लाख लगाते हुए 10 लाख 5 सालों में लगाने हैं। अच्छा, हमने जब इसको टारगेट किया तो ऑब्वियसली हमारे पास, क्योंकि नर्सरीज में सिर्फ 25,000 पौधे थे, तभी तो जाकर सिर्फ 1.25 लाख लगा। हमारे पास वो इशू आया, फिर हमने आपके तवस्सुस से, आपके लाहौर न्यूज़ ने हमें बड़ा सपोर्ट किया, दीगर चैनल्स ने सपोर्ट किया। हमने शहर के कारोबारी इदारों के पास चले गए, उन्हें कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब की एक विजन थी कि शहर को क्लीन एंड ग्रीन करें, तो ग्रीन के एतबार से लोग करना चाहते थे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमें सपोर्ट किया और दीगर कारोबारी और इदारों ने हमें सपोर्ट किया। हमने उनकी सपोर्ट से, मैं आपको अभी ये फिगर देने लगा हूं कि 2 सालों में 10,65,000 दरख्त लगा चुके हैं। अच्छा, ये मेरे पास ऑफिशियल रिपोर्ट है। ये हमने सितंबर में एक लेटर लिखा हुआ जो कमिश्नर ऑफिस को भेजा हुआ, मैं आपको भेज भी दूंगा। सो वो फिगर्स आपके पास शायद थोड़े से मिस हो गए। तो हमने 2 सालों में 10,65,890 दरख्त लगाए हैं। यानी 5 सालों में 1,26,000 और 2 सालों में 10 लाख से बहुत ज्यादा। लेकिन फजाई आलूदगी तो वैसे की वैसे ही है ना, अगर इतने दरख्त लगे हैं फिर भी स्मॉग वैसे ही बढ़ती जा रही है। अच्छा, मैं अभी ये आपकी बात, जो दूसरा हिस्सा आपने बताया मियावाकी जंगल का, अब देखिए आपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना होता है। डॉक्टर अकीरा मियावाकी हैं, जापान के एक बोटैनिस्ट हैं, इनकी एक रिसर्च आई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने उसे वेट किया। मलिक अमीन असलम साहब हमारे जो फेडरल मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर हमें गाइड किया। और अभी तक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास जो वीडियो है उसमें उन्होंने बताया कि हॉलैंड में और एक और मुल्क है, उन्होंने 40 मियावाकी लगाए हैं। ठीक है। अब ये है क्या कि आप छोटी जगहों के अंदर, शहर के अंदर, क्योंकि खुली जगहें कम हो गई हैं, छोटी जगहों के अंदर ज्यादा दरख्त लगा सकते हैं। यानी एक कनाल के ऊपर तकरीबन 1000 से 1100 सारे के सारे देसी दरख्त आपने लगाने हैं। जब आप ये दरख्त लगाते हैं, इसका एक खास तरीका कर, जिसमें कुछ पैसे भी चाहिए होते हैं, जमीन को 3 फुट गहराई में जाके सारी सॉइल रिप्लेस करनी होती है, और ये दरख्त 10 गुना ज्यादा तेजी से बड़े हो जाते हैं, 30 टाइम्स ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और 40 टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं। तो अभी हमें ये जरूरत थी, क्योंकि हम पीछे रह गए हुए हैं, हमें अब बड़ी तेजी से दरख्त कम हुए, तो हमने सोचा इसकी तरफ जाते हैं। तो हमने ये टारगेट किया 51 मियावाकी जंगल्स का। आपने ठीक बताया, 51 का था। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, ये रीजनली हमारा टारगेट था 2 साल का। ठीक है। हमने अपने आपके लिए एक टारगेट सेट किया कि नहीं, हम इसे 1 साल के अंदर करेंगे। और 1 साल में सिर्फ 7 लगे? नहीं, अभी मॉनसून, साल के 2 सीजन होते हैं, मॉनसून और स्प्रिंग। अभी मॉनसून के अंदर हम इसको 7 हमने लगाए हैं। ठीक है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने खास तौर पे हमें इसके लिए फंड्स इशू किए हैं। इससे पहले प्लांटेशन हमने बाकी लोगों से मिलकर की है, उसके लिए गवर्नमेंट के फंड्स हमने नहीं लिए हैं। इसके लिए CM साहब ने खास तौर पर फंड्स हमें इशू किए हैं। अभी जाहिर है उसका एक प्रोसीजर होता है, ट्रेंडिंग प्रोसेस होता है। अगर नहीं करेंगे, कल को आप एक और रिपोर्ट पकड़ेंगे कि ये देखिए इन्होंने ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया, तो वो प्रोसेस में टेंडर सारे चले गए हैं। हम इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस स्प्रिंग
यानी 1 साल के अंदर अंदर हम वो शहर के अंदर 51 मेगावाट इंशाल्लाह लगा देंगे और वो बड़ा बेहतर सिनेरियो बनेगा। बात आपकी बिल्कुल ठीक होगी, हम अग्री करते हैं आपके साथ, आप जिस रिपोर्ट्स का बता भी रहे हैं, लेकिन आलूदगी मसला है कि अगर आपने इतने दरख्त लगा ली है, मियावाकी जंगल भी लग गए हैं, आलूदगी का मसला क्यों नहीं हल हो रहा? आपकी बात अभी जो एक रिपोर्ट है ना उसके अकॉर्डिंगली लाहौर शहर को तकरीबन 70 से 80 लाख दरख्तों की जरूरत है। पीएचए ने बात की है यहाँ पे दरख्त लगाए हैं जो पीएचए का एडमिनिस्ट्रेड एरियाज है, यानी जहाँ पे पीएचए वर्क करती है। बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे लोगों के प्राइवेट घर हैं, उन्होंने दरख्त लगाए हुए हैं। जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं एलडीए के अंदर एक बहुत बड़ा एरिया, और मैं समझता हूँ एलडीए के अंदर भी हमारी इमरान खान साहब की लीडरशिप के तहत जो लीडरशिप है वो भी बड़ी एक्टिव है, वहाँ पे भी बहुत ज्यादा तादाद में दरख्त लगाए जा रहे हैं। तो ये मैं पीएचए के एडमिनिस्ट्रेड एरियाज हमारे कुछ छोटे बड़े 850 से 900 के करीब पार्क है, जो कुछ फेंस्ड है कुछ फेंस्ड नहीं है। मैं उन एरियाज की बात कर रहा हूँ जो हमारे कंट्रोल्ड है, यानी जहाँ पे हमारा माली मौजूद है जो उसकी निगरानी कर सकता है, जहाँ पे हमारे पास वाटरिंग के अरेंजमेंट्स मौजूद हैं, वहाँ पे कोई ना कोई हमारे पास स्प्रिंकलिंग सिस्टम है या हमारी गाड़ी जाती है, और वहाँ पे समहाउ फेंस है, जंगला है, कर्ब स्टोन है, कुछ ना कुछ जो हिफाजती लेयर है वो मौजूद है। मैं उन एरियाज की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, जो मुख्तलिफ हेल्थ है, पुलिस है, दीगर है, उनके साथ मिलकर भी स्कूल्स हैं, वहाँ पे भी हम लोगों ने इसको प्रमोट किया, लेकिन वो इसके अलावा है, वो वहाँ पे अलग से काम हो रहे हैं। तो ये मैंने पीएचए के एडमिनिस्ट्रेड एरियाज की बात की कि वहाँ पे हमने ये दरख्त लगाए हैं, बिल्कुल ज्यादा लगने चाहिए, हम इससे ज्यादा। और अभी फिर हमारा इस सीजन के अंदर अभी हमारा बहार सीजन शुरू होगा, उसके अंदर भी हमने टारगेट दे दिए। उन्होंने कहा कि आप अपने जितनी भी स्पेसिंग हमें कैलकुलेट करके बताएं, हफ्ते 10 दिन के अंदर हम वो भी नया टारगेट अपना लेके आएंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि ये माजी से बहुत ज्यादा बेहतर अंदाज में हम लगाएंगे, और ये एक चीज है जिसके ऊपर मैं प्राउड फील कर सकता हूं। उम्मीद ये कर सकते हैं कि जो भी आप नए चीजें लेकर आए वो अच्छी हो और हमारे लिए अच्छी हो। सर, पहले अगर हम देखते थे लाहौर का फजाई जायजा लिया जाता था तो हमें हर जगह सब्जा नजर आता था, क्योंकि बागों का शहर भी कहा जाता है लाहौर को। लेकिन अगर जायजा लिया जाए लाहौर का तो हमें कंक्रीट का जंगल नजर आता है, हमें सब्जा नहीं इतना नजर आता। तो हमारी कहां पर हम लैग कर रहे हैं, हमारी प्लानिंग में कौन सी कमी रह गई है जो हम नहीं फुलफिल कर पा रहे? मैंने जैसे पहले बताया कि जितनी तेजी से लाहौर शहर की पॉपुलेशन बढ़ी है, और ये पाकिस्तान के शहरों में सबसे ज्यादा परसेंटेज से बढ़ने वाली पॉपुलेशन है, सारे के सारे 10 बड़े शहरों में अगर देखा जाए, तो वो उसके अकॉर्डिंगली वो इस तरह से मैनेज नहीं किया गया। लेकिन अब पिछले जो 2 सालों से हम मैनेज कर रहे हैं उसमें बहुत हद तक बेहतरी आई है। आप जो टेम्परेचर का डाटा है ना ओवरऑल अगर देखें 1952 से भी अगर आप शुरू हो जाए तो हमारा कोई 23 के करीब एवरेज टेम्परेचर था, एवरेज एनुअल टेम्परेचर था। अभी आते आते फिर अभी पिछले को 2-2.5 साल से थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया, थोड़ा सा, यानी पहले तो 25 से ऊपर चला गया था, अब फिर 25 से नीचे आके 24 पॉइंट समथिंग पे आना शुरू हो गया। हाँ, इसमें एडवर्स चेंजेस जरूर आई हैं। हाँ, एक चीज पॉजिटिव ये भी है कि रेन आपके जो है वो रेन डेज भी बढ़ गए हैं। आपके माजी में रेन डेज 48 या इसके करीब हुआ करते थे पिछले कई 3-4 दहाइयों से। अभी जो आपके हैं लास्ट ईयर और इस साल आपके 77 थे 2019 में, और अभी जो है वो 87, तो रेन डेज भी बढ़े हैं। तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, कुछ दूसरी चीज़ें भी हैं। हाँ, सिर्फ सबसे बड़ा इम्पैक्ट है शजरकारी का, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने और बाकी चीज़ों पर भी बड़ा काम किया है। फोग बिल्कुल हुई है, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में अगर आप देखें 19 के कंपैरिजन में इस दफ़ा बहुत कम हुई है। उसकी वजह ये है फहरिस्त आया है लाहौर ओवरऑल, मैंने आपको बताया ओवरऑल तो ये सिनेरियो है, ये हम हमारे सबके सामने चैलेंज है, इसमें मेरा रोल है, कंट्रोल भी तो करना है ना सर। बात देखिए, इसमें मैं अगेन ये कहता हूँ आपका बड़ा अच्छा रोल है, जिसमें मेरा रोल है, आपका रोल है, ये हमारे देखने वाले लोग हैं जो हमारे शहरी हैं उनका रोल है, हम सब लोग इसको करें। अभी हम एक और भी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो कंट्रोल्ड एरियाज कम होते चले जाएंगे। अभी इंशाल्लाह हम अगले साल में ये करेंगे, हम इस तरह के प्रोग्राम्स लेके आएंगे कि लोग घरों में अपने प्लांटेशन को फरोग दे सकें। इंडोर प्लांटेशन में जो छोटे घर हैं, अब शहर के अंदर एक और इशू है, कुछ एरियाज हैं जहाँ पे बड़े बड़े घर हैं, वो तो वहाँ पे प्लान कर सकते हैं। जो 5 मरले के या छोटे एरियाज हैं, जो लेस इनकम के एरियाज हैं, वहाँ पे ये सिनेरियो है कि वो कहाँ पे दरख्त लगाएं, अपने घर बनाएं या दरख्त लगाएं। लेकिन अगर देखा जाए सर, हमारे अंदरूनी शहर में कोई सब्जा नहीं है। मैं यही कहने लगा, हम अब अगले साल में ये जो स्प्रिंग गुजारने के बाद ये हमारी प्लानिंग में शामिल है, अगले साल में हम इस तरह के प्रोग्राम्स लेके आएंगे कि हम शहरियों को जो है वो उसकी तरफ तरजीह करेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे कि वो बेल्स वगैरह लगा के, क्रीपर्स लगा के, जिनको थोड़ी जगह चाहिए होती है, फीट बाई फीट की जगह चाहिए होती है, लेकिन उनके पत्ते ज्यादा होते हैं, फॉलिज ज्यादा होता है, और वो ऑक्सीजन प्रोडक्शन का अमल उतना ही करते हैं जितना कि बाकी जगह करते हैं। लेकिन सर, ये अगले साल इंशाल्लाह ये भी हम प्लान तरक्याती कामों के लिए जो दरख्त काटे जाते हैं उनका मुतबादिल क्या होता है, उनका कोई लगाया जाता है मुतबादिल? अच्छा, मैं ये बिल्कुल रूल में है, एक तो दरख्त काटा नहीं जा सकता, अगर काटा जाए तो बड़ी ज़रूरत है, जो कि शहर की ज़रूरत है या कोई बहुत बड़ी ज़रूरत है, उसके तहत प्रॉपर परमिशन से काटा जाता है।
मैं आपको 2 इंसिडेंट शेयर करता हूँ। एक क्वींस रोड पे बगैर इन्फॉर्मेशन के किसी ने काट लिया था, हमने एफआईआर करवाई। अभी रिसेंटली एक दरख्त कट गया हमारे एक पार्क के अंदर, वहाँ पे इससे पिछले साल ये हुआ था। अच्छा, कुछ दरख्तों को काटना भी होता है, जो नहर के किनारे दरख्त है, आपने देखा होगा कुछ हॉलो हो जाते हैं, खुशक हो जाते हैं, उनके गिरने का खदशा होता है। पिछली दफा आपने देखा ये भी होता है गाड़ी के ऊपर एक सड़कें गिर चौड़ी गया था, करने के लिए भी दरख्त काट लिए जाते हैं कदीम, वो भी किया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही वो भी किया जाता है। कहीं और किया जाता है, प्लांट भी किया जाता है, और एक की जगह पे आपने 10 कम से कम दरख्त लगाने भी होते हैं। वो सारा प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है। अच्छा, अभी एक दरख्त कटा, उसके अंदर जो रिपोर्ट ये आई कि उस दरख्त में जो वहां पे नीचे हमारा सुपरवाइजर था कि उसका शायद खदशा था कि ये कहीं गिर ना जाए, लेकिन क्योंकि उन्होंने प्रॉपर परमिशन नहीं ली तो अभी एक्शन लेके डिप्टी डायरेक्टर को हमने वहां पे मुअत्तल किया। तो ये नहीं, उसके ऊपर पूरे तरीके से हमारी इन्फोर्समेंट है, कोशिश कर रहे हैं। और ये बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ, अगेन मुझे बार बार कहना पड़ता है कि मीडिया का इसमें बहुत पॉजिटिव रोल है, क्योंकि ये शहर मेरा और आपका उतना ही है। कोई अमीर है या गरीब है, जहां मर्जी रहता हो, एनवायरमेंट एक है, आलूदगी सबके लिए एक है। सांस हमने इसी एक आबो हवा में लेना है, तो हम सबको मिलकर इसमें अपना हिस्सा डालना होगा। एक चीज का जिसका हम क्रेडिट ले सकते हैं ओपनली, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी, और मैं समझता हूँ एज ए चेयरमैन PHA और CM साहब भी, कि हमने इस शहर में माजी के मुकाबले में 20 गुना ज्यादा एनुअल रेट से 20 टाइम्स ज्यादा हम प्लांटेशन कर रहे हैं। ये सारे के सारे देसी दरख्त हैं, हमारे इंडिजिनस ट्रीज हैं, कोई बाहर से इंपोर्टेड नहीं है। ये नहीं है कि वो मुरझा जाएगा या खत्म हो गया, एडवर्स इस आबो हवा की, इस मिट्टी के दरख्त हैं, इनका फैलाव ज्यादा है, इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। हमने काफी बड़ी तादाद में कोशिश की है कि फलदार दरख्त लगाएं। गैर कानूनी तौर पर भी तो दरख्त काटे जाते हैं ना, जो रिपोर्ट्स नहीं होते, तो उनको रोकथाम के लिए क्या इकदाम मैंने आपको बताया कि कानून मौजूद है, जहां जहां भी ऐसी कभी कोई चीज रिपोर्ट होती है हम उसको करते हैं। एक अभी आपने देखा होगा ब्रिज के लिए वहां पे LDA ने एक ब्रिज लगाना है नहर के ऊपर, उसका अभी भी पड़ा हुआ है कोई गालबन 6 महीने से ज्यादा, लेकिन उसका हम वो स्टडीज कर रहे हैं। उसकी जब ट्रांसप्लांट होगा उसको करने के बाद वहां पे शुरू किया जाएगा। हालांकि उसके चार्जेस वगैरह सब कुछ जमा हो गए हैं, लेकिन हम उसी का वेट कर रहे हैं। तो जहां जहां चीजें होती है, हमारी पूरी कोशिश होती है हम इन्फोर्स करें, और इन्फोर्समेंट बहुत हद तक बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर हुई है। मैंने आपको बताया कि एक दरख्त के ऊपर अगर हम उसके ऊपर हम ले सकते हैं, FIR काट सकते हैं, डिप्टी डायरेक्टर को हम मुअत्तल किया जा सकता है, तो दैट मीन्स हमारे इंटरनली भी और ओवरऑल भी इन्फोर्समेंट बहुत बेहतर हुई है। अब सिर्फ इसी अमर की जरूरत है कि हम सब मिलके हमारी ऑनरशिप है, और गवर्नमेंट का कोई भी प्रोग्राम उस वक्त कामयाब नहीं होता जब तक आम शहरी शामिल ना हो। और मैं फिर अगेन प्राउडली सेइंग कि ये वो प्रोग्राम था, शजरकारी थी, जिसमें हमारे तमाम लोग शामिल हुए। लाहौर न्यूज ने हमें हर जगह पे हमारे साथ शामिल हुआ, हमारे साथ शहर के कारोबारी इदारे शामिल हुए, हमारे साथ और दीगर लोग शामिल हुए। तो ये सब लोग हम मिलके, हमारा शहर है, कम से कम हम पॉलिटिक्स से साइड, लेकिन इस शहर की बका की जो चीजें हैं उसके लिए जो काम करना है हमें सबको मिलजुल के काम करना है। बिल्कुल सर, हमें ये भी बताइएगा कि आप चेयरमैन हैं PHA के, तो पार्क्स के हवाले से, उनकी मेंटेनेंस के हवाले से किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? लोग जब आते हैं पार्क्स में तो पौधों और फूलों का क्या हाल करते हैं? अच्छे तरीके से उनके साथ बिहेव करते हैं? ऑब्वियसली देखें, ये बड़ी जरूरी चीज है। 2 चीजें बड़ी अहम होती हैं जब आपको ना सोशल एक एजुकेशन होती है, जिसमें हमारे मीडिया का, हमारे टीचर्स का, सबका रोल होता है। अब देखिए, एक पार्क बड़ा खूबसूरत बन गया है, अगर उसमें विजिटर जाके ही वहां पे गंद फेंक देंगे और वहां पे फूलों को तोड़ेंगे और बाकी चीजें करेंगे तो एक प्रॉब्लम आता है। तो जो हमारे बड़े प्रीमियर पार्क्स हैं, ये इस तरह की चीजें जो हमारे हैं, वो ज्यादातर तो नाजुक चीजें हम उधर ही लगाते हैं। बड़े फ्लावर कारपेट्स हैं, ये इस तरह की चीजें हैं, और आपने देखा होगा वहां पे भी हमें थोड़ी सी स्टिक्स लगा के तो डोरियां लगाना पड़ती हैं ताकि लोग आगे ना चले जाएं। थोड़ा सा ये चैलेंज दरपेश है, लेकिन ये ओवर द टाइम ये चीजें इंप्रूव हो रही हैं। मैं समझता हूँ माजी में इससे पहले किसी भी गवर्नमेंट में मुझे बताइए, क्या कभी शजरकारी पे इतनी बात की? किसी ने इस तरह से बात नहीं की। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब वहां पे गए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में, तो जो 4 चीजों पे बात की, उसमें से एक चीज यही थी क्लाइमेट चेंज की। फिर KP में हमारा जो बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम था, एटलीस्ट तो लोगों को नॉक किया कि ये बड़ी जरूरी चीज है, ये सेहत के लिए बड़ी जरूरी चीज है हमारे लिए। और अभी भी जिस तरह से हम काम करें, 2-3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस्लामाबाद से ही बैठ के, लाहौर में क्या इसका सूरत हाल है, आने वाला है या क्या है, इस हवाले से बताइएगा। देखिए, लाहौर प्रोजेक्ट का जो है लाहौर में ओवरऑल तो ये पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, 10 बिलियन ट्री सुनामी चल रहा है। जो PHAs हैं वो लाहौर के बड़े शहरों में है, क्योंकि शहरों में चैलेंजिंग एनवायरनमेंट और तरह का होता है। जो छोटे शहर है वहाँ पे जगह खुली मौजूद है, पॉपुलेशन जरा कम है, और वहाँ पे ये फॉरेस्ट के पास ये काम है, और डिप्टी कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर जिसको फॉलो करते हैं उनके पास बहुत सारी खुली जगह है, वहाँ पे इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। ये ज्यादा बड़ा चैलेंज होता है जहाँ पे आपके शहर हैं, जहाँ पे आपकी हाउसिंग की नीड्स बढ़ती चली जाती हैं, सोसाइटीज बन रही हैं, अब वहाँ पे कवानीन बनाने पड़ते हैं कि इतने % एरिया आपने ग्रीन छोड़ना है। ये भी हमें बताइएगा कि जब LDA किसी सोसाइटी को NOC जारी करता है, तो क्या ग्रीन एरियाज के हवाले से कोई पाबंदी
पाबंदी लगाई जाती है कि इतने बिल्कुल पौधे लगाने, इतने ग्रीन एरिया रखना है आपने? बिल्कुल लगाई जाती है। मैं समझता हूँ एलडीए को भी मैं क्रेडिट देता हूँ, उन्होंने पिछले दिनों भी एक और भी कहा कि जहाँ पे घर बड़े होंगे वहाँ पे कोई 2 दरख्त हैं एक किनाल पे और 5 मरले पे भी कम से कम एक दरख्त जरूर उन्होंने किया है, वो आपने लगाना होगा। लेकिन जो भी सोसाइटी बनती है कोई 7 से 8% उसका एरिया होता है टोटल एरिया का जो कि ग्रीन रखना होता है। अच्छा, वो हमें फिर लेटर लिखते हैं, हमारे पीएचए के जो लोग हैं जाके उसे वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के बाद वो पूरे प्रोसेस के तहत उसको फिर एक लेटर जारी करते हैं। हाँ, जो प्रॉब्लम होती है जब शुरू में वो लेटर मिल जाता है, बाद में कभी किसी स्टेज में उस ग्रीन एरिया को वो चेंज करके जो लोकल वहाँ की प्राइवेट सोसाइटी है, हो सकता है पार्क को किसी और जगह में चेंज कर दे। ये प्रॉब्लम है। जाते क्या मशवरा देंगे लोगों को कि किस तरह अपनी फजाई आलूदगी जो है ना वो कम कर सकते हैं? हमें ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। हमें अगर एक दरख्त हम लगाते हैं तो आप ये समझिए कि सिर्फ लाहौर शहर नहीं, हम पूरे वर्ल्ड के लिए हम एक कारनामा अंजाम दे रहे हैं। हमारी भी जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। चेयरमैन पीएचए यासिर गिलानी हमारे साथ मौजूद है, आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सर। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम भी अपनी फजाई आलूदगी को उसी तरह उसको चैलेंज करें, उसका इकदाम करें जिस तरह हुकूमत हमारे सर पर कर रही है। जनाब, और भी बातें करनी है बहुत सारी, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आपको पता है कि हम रोज किसी न किसी नए टैलेंट से आपकी मुलाकात करवाते हैं और आज भी आपसे किसी टैलेंट की मुलाकात करवानी है। आपको पता है ना कि इंसानियत की खिदमत ही एक ऐसा जज्बा है जो इंसान को अपनी जात से निकलकर दूसरों के लिए कुछ करने पर मजबूर करता है और इंसान नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। बलूचिस्तान की जब बात की जाती है तो वसाइल की कमी का जिक्र जरूर आता है और अगर बलूचिस्तान में लड़कियों की तालीम के हवाले से बात की जाए तो वसाइल की ये कमी मजीद गंभीर नजर आती है, क्योंकि वहां लड़कियों की तालीम के रास्ते में आड़े आने वाली जो रुकावटों की फहरिस्त बहुत ही लंबी है, जिनमें स्कूलों का ना होने से लेकर बिजली का फुकदान तक शामिल है। लेकिन ऐसे माहौल में भी कुछ ऐसे नौजवान हैं जो अपनी नस्लों का मुस्तकबिल संवारने के लिए कोशा रहते हैं। आज आपकी मुलाकात कोयटा की एक ऐसी ही बाहिम्मत लड़की से करवाते हैं जो पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों में कायम लड़कियों के स्कूलों में शमसी तवानाई के जरिए बिजली फराहम करती हैं। सोलर फॉर हर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी मदद से कंदील रहमान और उनके साथ जो साथी हैं मिलकर अब तक 8 स्कूलों को सोलर पावर पर मुंतकिल कर चुके हैं और मजीद स्कूलों को सोलर पर मुंतकिल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है कंदील रहमान, उन्हीं की जबानी जान लेते हैं कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट कब और कैसे शुरू किया है और ये सब कैसे मुमकिन हुआ। कंदील, वेलकम टू द जागो लाहौर, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। कंदील, हमें बताइएगा कि अपने बारे में पहले तो बताइएगा और ये बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट, इसकी सोच कैसे आई कि आपने ये प्रोजेक्ट लेकर आना है और इस तरह का प्रोजेक्ट लेकर आना है। 2015 में मेरी सेपरेशन हुई, जिसके बाद मुझे कैरियर ग्रोथ में सबसे ज्यादा जिस चीज ने हेल्प की वो मेरी एजुकेशन थी। तो उसके बाद से मुझे हुआ कि हमें लड़कियों की एजुकेशन सेक्टर पे काम करना चाहिए, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि वो इजीली पढ़ सकें। मेरी एक फ्रेंड रेहाना अजीज हैं, वो सोलर एनर्जी सेक्टर में जॉब भी करती हैं, तो उन्होंने मुझे इस चीज के बारे में गाइड किया कि हमें इस प्रोजेक्ट पे इस तरह से काम करना चाहिए। और फिर हम लोगों ने अपने 5 कोर टीम मेंबर्स का एक ग्रुप बनाया जिसके साथ मिलके हम लोग ये प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल करते हैं। ठीक है कंदील, हमें ये भी बताइएगा कि ये किन किन एरियाज में ये प्रोजेक्ट है और किस तरह काम करता है ये? हम लोग इस वक्त 8 स्कूल्स और एक कम्युनिटी कॉलेज को सोलराइज कर चुके हैं, जो कि मुजफ्फराबाद, 2 मानसहरा में है, एक हुंजा में, कसूर, चमन, थर और खैबर एजेंसी में ये प्रोजेक्ट्स हैं। और एक कम्युनिटी कॉलेज हमने तरलई के इलाके में, जो कि आउटस्कर्ट्स ऑफ इस्लामाबाद में है, वहां पे एक सोलराइजेशन की है। ये प्रोजेक्ट इस तरह से काम करता है कि हम क्राउड फंडिंग के थ्रू, मतलब पब्लिक फंडिंग के थ्रू पैसे इकट्ठे करते हैं और जो सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे एक टीम मेंबर आसिफ इकबाल खरीद के और जो लोकेशन है वहां पे भेजते हैं। सिस्टम के डिजाइन हमारी 3 फीमेल इंजीनियर्स हैं, जिनमें एक मैं हूँ, रेहाना अजीज हैं और सहर हैं। वो इनको डिजाइन करती हैं सिस्टम को कि उन्होंने इंस्टॉल कैसे करना है। और टेक्निकल टोटल कितने लोग हैं आपकी टीम में जो इसको देखते हैं?
टीम में 5 मेंबर्स शामिल हैं। इनमें 4 खवातीन हैं, अनम, सहर, मैं और रेहाना, और एक हमारे मेल कोलीग हैं आसिफ इकबाल। तो ये सारे, इनका ताल्लुक बलूचिस्तान से ही है? नहीं, एक्चुअली मेरा भी ताल्लुक कोहाट से है, KPK से। और रेहाना गिलगित से हैं, अनम लाहौर से, और आसिफ जो हैं वो एबटाबाद से हैं, सहर कराची से हैं। तो सब किस तरह एक साथ मिले और सबका क्यों एक मोटिव बना कि हम लोगों ने ये करना है लोगों के लिए, खास तौर पर लड़कियों के लिए ये प्रोजेक्ट लेकर आना है? हम लोगों में से जो 2 मेंबर्स हैं, अनम और आसिफ, ये क्लाइमेट रियलिटी के मेंबर्स रह चुके हैं। क्लाइमेट रियलिटी पूरी दुनिया में क्लाइमेट के ऊपर जितना काम हो रहा है वो सबसे एक वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है। तो सोलर एनर्जी इज लिंक्ड टू क्लाइमेट एक्शन। तो इस तरह से ये 2 मेंबर्स हमें मिले, और रेहाना और मैं और सहर हम लोग कोलीग्स रह चुके हैं। सहर उनके साथ जॉब करती थी, हम लोग नस्ट में स्टूडेंट्स थे, एक ही क्लास में थे। तो इस तरह से हमारी आपस में कोऑर्डिनेशन हुई। तो कंदील, इस प्रोजेक्ट को शुरू करने में कोई मुश्किलात आई या आसानी से ये स्टार्ट हो गया? नहीं, इनिशियली आप जब भी किसी वॉलंटियर ग्रुप के तौर पे काम करते हो तो फंडिंग इकट्ठी करना एक बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल ऐसे। और सोलर पैनल्स, सोलर सिस्टम जो होता है, इसकी इनिशियल कॉस्ट काफी होती है। मतलब 1 किलोवाट एक छोटा सा सिस्टम होता है, उसके लिए आपको 1 लाख रुपए चाहिए होते हैं। तो जो पहला 1 लाख रुपया था वो हमें पूरे 1 साल फंडिंग इकट्ठी करने में लगी। लेकिन जब हमने पहला सिस्टम इंस्टॉल कर लिया उसके बाद हमें टाइम कम लगने लगा। मैं इस चीज में मेंशन करना चाहूंगी कि कुछ सोलर एनर्जी कंपनीज ने भी हमारी बहुत हेल्प की, जैसे कि रियॉन एनर्जी, सैम्बर एनर्जी। इन लोगों ने हमें सिस्टम्स डोनेट किए, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड की, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट काफी आगे तक निकल गया। तो मतलब हुकूमती सतह पर भी आपकी मदद की गई, कोई इमदाद की गई या नहीं? नहीं, हुकूमती सतह पे तो हमारी इमदाद नहीं की गई, क्योंकि ये पब्लिक फंडेड प्रोजेक्ट है, अवाम ने हमारी इसमें मदद की है। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म से हुकूमती सतह तक आवाज़ पहुँचाएं तो मेरे ख्याल से ये प्रोजेक्ट जो है मज़ीद बढ़ सकता है। तो कंदील, बताइएगा कि घर वालों ने सपोर्ट किया कि तुम ये काम करो? बिल्कुल बिल्कुल, घर वालों ने, फ्रेंड्स, फैमिली, सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उनकी सपोर्ट के बगैर ये पॉसिबल ही नहीं था कि हम लोग इस स्टेज तक पहुँच सकते। क्योंकि ये अमूमन कहा जाता ना कि लड़की है, बाहर निकल के काम करेगी और नहीं करना चाहिए, लेकिन अच्छी बात है, सपोर्ट करना चाहिए घर वालों को। कंदील, मुझे ये बताइएगा कि एक स्कूल को या एक क्लासरूम को कितने सोलर पैनल चाहिए होते हैं रोशनी के लिए? अगर आप एक कमरे की बात करें, एक कमरे में 1 फैन और 2 लाइट्स अगर हों तो उसको 1 पैनल भी उसके लिए काफी होगा। लेकिन ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि कितने लाइट्स, कितने फैंस, या कितना आपके कंप्यूटर लैब में कितनी पीसीज हैं, उसके हिसाब से सिस्टम डिजाइन होता है। तो जब आपने कंदील ये छोटे इलाकों में जब ये प्रोजेक्ट लगाया तो जो आम लोग थे या आबादी थी, उनका क्या रिएक्शन आया? उन्होंने कोऑपरेट किया आप लोगों के साथ? बहुत ज्यादा, उन्होंने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैं खैबर एजेंसी में गई थी स्कूल का विजिट करने के लिए, उन्होंने बहुत वेलकम भी किया। और एक्चुअली वो खैबर एजेंसी ऐसा इलाका है जहाँ पे स्कूल्स बहुत कम है, तो इर्द गिर्द के गांव से बच्चियां चल के 1 घंटे 2 घंटे चल के उस स्कूल में आती हैं। तो वहाँ के पेरेंट्स, वहाँ के लोग बहुत खुश हैं इस प्रोजेक्ट से कि उनको एक फैसिलिटी मिल गई है। तो कंदील, इस प्रोजेक्ट से अभी तक कितने तलबा जो है वो मुस्तफीद हो चुके हैं? तकरीबन 3000 तक स्टूडेंट्स हैं जो कि इस वक्त इससे फायदा उठा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के और भी प्रोजेक्ट्स होने चाहिए या इस तरह का और भी लोगों को काम करना चाहिए अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए जहां पर ये फैसिलिटीज नहीं है? डेफिनेटली, क्योंकि एक कौम को बिल्ड करने में सिर्फ लीडर्स का काम नहीं होता, अवाम से इनकलाब आता है। तो जब अवाम ट्राई करेगी तो उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। मजीद आप किन इलाकों में सोच रही हैं ये सोलर पैनल्स लगाने और ये प्रोजेक्ट लगाने में? हम लोगों का टारगेट तो पूरा पाकिस्तान है, और इस वक्त जो हमारे रिसेंटली हमने शॉर्ट लिस्ट 2 स्कूल्स किए हैं, एक उसमें से स्कर्दू में है और दूसरा बलूचिस्तान में है।
जबकि हमारा वैसे टोटल टारगेट जो है वो इस साल का 30 स्कूल्स है। ठीक है। और हम लोग पूरे पाकिस्तान से लोगों को कहते हैं कि आप अपना स्कूल रजिस्टर करवाएं जहां आपको ये फैसिलिटी चाहिए। तो वो लोग अपना एक फॉर्म फिल करते हैं, हमें वीडियोस वगैरह भेजते हैं और हम उसके मुताबिक। तो कंदील, आप लोगों के पास डाटा कहाँ से आता है? किस तरह आप ये देखते हो कि कहाँ पर कितने स्कूल्स हैं और उनमें ये फैसिलिटी नहीं है बिजली की? हम लोग अपनी वेबसाइट पे हमने एक फॉर्म दिया हुआ है solarforher.com में, एक रजिस्टर योर स्कूल। वहां पे अवाम ही अपने स्कूल्स का डेटा एंटर करती है और वहां पे वीडियो भी अपने स्कूल की सेंड करते हैं और वहां से हम लोगों को पता चलता है स्कूल्स का। इसके अलावा हम लोगों के कोर टीम मेंबर्स जो हैं वो ट्राई करते हैं कि हम मैपिंग करें इस तरह के स्कूल्स की। ठीक है। कंदील, मुझे बताइएगा कि आप लोगों के अलावा और भी हैं कोई तंजीमें जो इस तरह के प्रोजेक्ट लेकर आ रही हैं ये सोलर पैनल हवाले से? हमें इस वक्त ऐसी किसी तंजीम का पता नहीं है जो कि इस वक्त सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने पे काम कर रही हो। बाकी कुछ ऐसी तंजीमें हैं जो कि स्कूल्स की डेवलपमेंट पे या सैनिटाइजर्स वगैरह जो कोरोना से रिलेटेड है उस पे या दस्तरखान लगाने पे काम कर रही हैं, लेकिन सोलर पैनल्स का हमें इस वक्त नहीं आइडिया। तो क्या हुकूमती सतह पर अगर बात की जाए तो कोई सब्सिडी वगैरह मौजूद है सोलर पैनल के हवाले से, इसको लगाने के हवाले से? हुकूमती सतह पे ऐसी कोई सब्सिडी तो प्रोवाइडेड नहीं है। अलबत्ता एक चीज है कि हुकूमत ने इम्पोर्ट के हिसाब से कुछ अच्छी पॉलिसीज अपनाई हैं रिसेंटली, जिनमें के मैं कुछ एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि पहले हम लोग जब पैनल्स इंपोर्ट करते थे तो उसमें 85% ऑफ द पैनल्स जो है वो डिफेक्टेड होती थी। ठीक है। तो अब हुकूमत ने ये एक चीज लगा दी है कि अब उनके टेस्ट्स बाकायदा होते हैं और उसके बाद वो टेस्ट के साथ आते हैं। तो ये कभी कोई हुकूमती नुमाइंदे से बात हुई आप लोगों की इस हवाले से कि इसको और इनहेंस किया जाए, इसको बड़ा किया जाए इस प्रोजेक्ट को? अब तक हमारी हुकूमती इदारे से किसी से बात नहीं हुई। अब तक हम लोग खुद से कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट। तो आप क्या देखती हैं आगे आने वाले दिनों में या आगे आने वाले सालों में ये प्रोजेक्ट कहां तक जाएगा और कितना रुझान होगा इसका? आगे आने वाले सालों में चूंकि पाकिस्तान में अभी भी और फ्यूचर में भी सोलर एनर्जी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो मेरे ख्याल में तो इस प्रोजेक्ट को लोग अब पहचान रहे हैं, सोलर एनर्जी की इम्पोर्टेंस लोगों को पता चल रही है, तो इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हमने देखा है कंदील कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर रोशनी नहीं है और वो अंधेरे में पढ़ रहे हैं और बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि हमारा जो यहाँ पर तालीमी निज़ाम है उस पर ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती, उस पर फोकस नहीं किया जाता, इसी वजह से वो इतना लैग कर रहा है? मेरा ऐसा ख्याल नहीं है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक रिसोर्स रिच कंट्री है, लेकिन उन रिसोर्सेज को कुछ एरियाज में प्रोवाइड करना जरा मुश्किल है। तो ये सिर्फ जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये सिर्फ गवर्नमेंट का या लीडर्स का काम नहीं है, ये हम अवाम का भी काम है कि हम अपनी तरफ से उन रिसोर्सेज को उन रूरल एरियाज में पहुंचाएं। तो कंदील, कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए? हम लोगों ने 2017 में ये ग्रुप स्टार्ट किया था। ठीक है। और अब तक हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। और अभी तक वो 5 टीम मेंबर्स ही हैं जो स्टार्टिंग से चल रहे थे? जी बिल्कुल। 5 कोर टीम मेंबर्स हैं, इसके अलावा वॉलंटियर करते हैं लोग। तो हम लोगों का सिस्टम इस तरह से चलता है कि हम वो कंपोनेंट्स जो भी लोकेशन हो, फॉर एग्जांपल थर, हम लोग वो कंपोनेंट्स थर भेज देते हैं। फिर वहां से जिस पर्सन ने वॉलंटियर किया है वो उस प्रोजेक्ट को लीड करता है, वहां से एक टेक्नीशियन को लेता है और साइट पे जाके सुपरवाइज करता है, और यहाँ से टेक्निकल असिस्टेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ऐसे नौजवान हम आपसे मिलवाते रहेंगे जो अवाम की खिदमत कर रहे हैं, जो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। कंदील हमारे साथ मौजूद थी जो इंसानियत की खिदमत कर रही है, सोलर पैनल लड़कियों के लिए बना रही हैं जिनको तालीम देना
हमारे लिए, हमारे माशरे के लिए बहुत अहमियत की हामिल है और जहाँ तक रोशनी नहीं पहुँचती वहाँ पर ये लोग रोशनी पहुँचाते हैं। आज का हमारा वक्त यहाँ पर ख़त्म हुआ है। कल दोबारा मिलेंगे आपके साथ इसी टाइम पर। आपने अपना बेहद ख्याल रखना है, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। लेकिन जाते जाते गाना ज़रूर सुनिएगा। अनारकली के हवाले से ही गाना है, बस इश्क मोहब्बत अपनापन। अल्लाह हाफ़िज़।